हमारी दुनिया असल में तत्वों का एक बहुत बड़ा अखाड़ा है और इस अखाड़े में दो टीमें हैं। एक तरफ हैं चमकदार और ताकतवर मेटल्स और दूसरी तरफ हैं रंग बिरंगे और थोड़े रहस्यमयी नॉन मेटल्स। तो आज हम इन दोनों टीमों का आमना सामना करवाएंगे और देखेंगे कि इस मुकाबले में कौन जीतता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीजें इतनी लचीली होती हैं कि मुड़ जाती हैं और कुछ इतनी नाजुक कि जरा से झटके से बिखर जाती हैं। तांबे के पाइप और कोयले का ये छोटा सा सवाल हमें एलिमेंट्स की एक बहुत ही गहरी और मजेदार दुनिया में ले जाता है। इसका जवाब इनके बेसिक नेचर में ही छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं टीम मेटल से। देखते हैं कि इनके पास कौन कौन सी सुपर पावर्स हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इन्हें इतना खास बनाती हैं। और यही वो ताकतें हैं जो तय करती हैं कि हमारी दुनिया को कैसा आकार देते हैं। मेटल्स की पहली सुपर पावर है आघातवर्धनीयता या मैलिएबिलिटी। सुनने में थोड़ा भारी शब्द है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि आप इन्हें पीट पीट कर बिना तोड़े पतली शीट्स में बदल सकते हैं, जैसे एक लोहार गर्म लोहे को हथौड़े से पीटकर तलवार बना देता है। बिल्कुल वैसे ही अगर यही हथौड़ा किसी नॉन मेटल जैसे कोयले पर मारा तो वो तो बस बिखर जाएगा। और यही वो गुण है जो सोने और चांदी को इतना कीमती बनाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैलिएबल है। कारीगर उन्हें पीट पीट कर गहनों के खूबसूरत और बारीक डिजाइन बना पाते हैं। सोचिए, मिठाई पर लगी वो पतली सी चांदी की वर्क, वो इसी गुण की वजह से मुमकिन है। अगली सुपर पावर है तन्यता यानी डक्टिलिटी। ये मेटल्स का एक और कमाल का गुण है। इसका मतलब है कि उन्हें खींचकर बहुत बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं। हमारे घरों में जो बिजली की वायरिंग है वो सब इसी गुण का नतीजा है। और अब ये सुनिए, ये बात तो दिमाग हिला देगी। सिर्फ 1 ग्राम सोना, सोचिए एक छोटे से पेपर क्लिप से भी कम वजन, उससे खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये सोने के डक्टिलिटी का एक कमाल का सबूत है। अच्छा, धातुएं जो हैं वो एनर्जी के लिए एक सुपर हाईवे की तरह होती हैं। वो गर्मी और बिजली दोनों की बेहतरीन कंडक्टर होती हैं। मतलब एनर्जी उनमें से बड़ी आसानी से और तेजी से गुजर सकती है। इसीलिए तो खाना बनाने वाले बर्तन मेटल के होते हैं और बिजली के तार भी, जबकि नॉन मेटल्स जैसे लकड़ी या प्लास्टिक खराब कंडक्टर होते हैं और इसीलिए उन्हें इंसुलेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पर टीम मेटल में भी हर खिलाड़ी की अपनी अपनी खासियत है। चांदी और तांबा इस खेल के चैंपियन हैं। ये गर्मी और बिजली को सबसे तेजी से ट्रांसफर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीसा और पारा जैसे मेटल्स हैं जो बहुत ही खराब कंडक्टर हैं। इससे पता चलता है कि हर मेटल की अपनी एक अलग पहचान है। और आखिर में आता है ध्वनिक गुण यानी सोनोरस होना। जब धातुओं पर चोट की जाती है तो वो एक खास गूंजने वाली आवाज पैदा करती है। कभी सोचा है कि स्कूल की घंटियां या मंदिरों के घंटे हमेशा मेटल के ही क्यों होते हैं? वो इसी गुण की वजह से। किसी नॉन मेटल पर मारने से ऐसी गूंज वाली आवाज कभी नहीं आएगी। तो ठीक है, हमने इनकी फिजिकल ताकत तो देख ली। अब आते हैं असली खेल पर। इनका केमिकल बिहेवियर कैसा है? यहीं से पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। देखिए, चमकदार होना या लचीला होना ये तो बस किसी टीम की जर्सी की तरह है। किसी एलिमेंट की असली ताकत तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी से पता चलती है। यही वो गुण है जो तय करता है कि असली खेल कौन जीतेगा, और यही केमिस्ट्री को इतना मजेदार बनाता है। इस फर्क को समझने के लिए पानी से अच्छा उदाहरण कोई नहीं। एक तरफ है सोडियम जो पानी में जाते ही धमाके के साथ रिएक्ट करता है और आग पकड़ लेता है, और दूसरी तरफ है सोना जो हजारों साल समंदर में पड़ा रहे तब भी वैसा का वैसा ही चमकता रहता है। ये रिएक्टिविटी के दो बिल्कुल अलग छोर हैं। तो वैज्ञानिकों ने इस केमिकल पावर को नापने के लिए एक चार्ट बनाया है। इसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये असल में मेटल्स का एक ऑफिशियल लीडर बोर्ड है जो उन्हें सबसे ज्यादा रिएक्टिव से लेकर सबसे कम रिएक्टिव तक रैंक करता है। ये रही वो सीरीज। देखिए, सबसे ऊपर पोटेशियम जैसे विस्फोटक मेटल्स हैं जो हवा पानी के कांटेक्ट में आते ही रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं रिएक्टिविटी कम होती जाती है। बीच में आपको लोहा और जिंक जैसे मेटल्स मिलेंगे और सबसे नीचे हैं शांत और स्थिर सोना और प्लैटिनम। ये लिस्ट हमें ये अंदाजा लगाने में मदद करती है कि कौन सा मेटल किससे ज्यादा ताकतवर है। तो ठीक है,
हम इन एलिमेंट्स के गुणों को समझ गए, पर सवाल ये है कि ये हमें प्रकृति से मिलते कैसे हैं और हम इन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से और बेहतर कैसे बनाते हैं। चलिए इस सफर को देखते हैं जो जमीन की गहराइयों से शुरू होता है। ज्यादातर मेटल्स हमें सीधे सीधे शुद्ध रूप में नहीं मिलते, वो अक्सर दूसरी चीजों के साथ मिलकर चट्टानों और खनिजों में फंसे होते हैं। इन्हीं को हम अयस्क या ओर कहते हैं, और इन अयस्कों में से शुद्ध मेटल को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं धातु कर्म या मेटलर्जी। इस पूरे प्रोसेस को हम मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला है समृद्धिकरण, मतलब अयस्क में से पत्थर मिट्टी जैसी फालतू की चीजों को हटाना। दूसरा है निष्कर्षण, जिसमें केमिकल प्रोसेस से कच्ची धातु निकाली जाती है। और आखिरी स्टेप है शोधन, जिसमें उस धातु को बिल्कुल प्योर किया जाता है। शुद्ध धातुएं बहुत काम की होती हैं, पर इंसान हमेशा से चीजों को और बेहतर बनाने की जुगाड़ में रहा है, और यहीं पर एंट्री होती है मिश्र धातुओं यानी एलॉयज की। ये एक तरह की रेसिपी है जहां हम 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर एक नया मटेरियल बनाते हैं जो अपने ओरिजिनल कंपोनेंट से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर होता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है लोहा। शुद्ध लोहा काफी नरम होता है और उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है, लेकिन जब हम इसी लोहे में थोड़ा सा कार्बन और क्रोमियम मिला देते हैं तो हमें मिलता है स्टेनलेस स्टील, जो कठोर भी है, मजबूत भी है और जिस पर जंग भी नहीं लगता। यही है एलॉयज की ताकत। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो साइंस को हमेशा मजेदार बनाए रखता है, वो है अपवाद यानी एक्सेप्शंस। हर नियम के लिए प्रकृति में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जरूर है जो उस नियम को तोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया कितनी अजीब और कमाल की है। कहते हैं ना, हर नियम का एक अपवाद होता है, और साइंस में तो ये बात बिल्कुल सच है। जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ समझ लिया है, तभी प्रकृति कुछ ऐसा सामने ले आती है जो हमारे बनाए गए किसी भी खांचे में फिट नहीं होता। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही रूल ब्रेकर्स से। जैसे कि पारा है तो मेटल पर कमरे के तापमान पर लिक्विड है, या फिर आयोडीन है तो नॉन मेटल पर उसमें धातुओं जैसी चमक होती है। ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक में होता है वो भी कार्बन का एक नॉन मेटल रूप है, फिर भी बिजली का अच्छा कंडक्टर है। और सोडियम जैसी धातुएं तो इतनी नरम होती हैं कि उन्हें मक्खन की तरह चाकू से काटा जा सकता है। ये अपवाद हमें हमेशा कौशी बनाए रखते हैं। हमने इतिहास में कांस्य युग और लौह युग के बारे में पढ़ा है, जिनका नाम उस दौर की सबसे जरूरी सामग्रियों पर रखा गया था। तो जैसे जैसे हम साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, ये सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि हमारे भविष्य को, हमारे आने वाले युग को कौन सी नई सामग्रियां परिभाषित करेंगी। क्या वो नई मिश्र धातुएं होंगी, स्मार्ट मटेरियल्स होंगी, या कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? इसका जवाब अभी लिखा जा रहा है।